चलो तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जहां पर 10 नवंबर के जो एडिटोरियल्स है वो हम कवर करेंगे बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके से। नई ऊर्जा जो है वो आप लोगों में रहनी चाहिए, ठीक है। ऊर्जा मतलब एनर्जी रहनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज इंडियन एक्सप्रेस जो उसी में बहुत जबरदस्त न्यूज है, तो ऐसा द हिंदू जो है उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन जब देखते हैं तो एनएसए एजेंडा जो है अफगानिस्तान अभी मीटिंग जो है वो देखने को मिल रही है, उसी के बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है, डिटेल में देखेंगे। देन यहाँ पर श्रीनगर जो है यूनेस्को क्रिएटिव टैग यहाँ पर उसको मिला है। तो ये टैग क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, किसने दिया है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये वाले एडिटोरियल की, तो ये वाला एडिटोरियल हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो इंडिया का जो ग्रीन ट्रांजिशन है ये यहाँ पर कैसे हेल्प कर सकता है, तो इसके लिए मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन जो है वो भी आपके लिए हाजिर है। मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन, और हाँ, मेंस आंसर राइटिंग के लिए अभी आपको स्पेसिफिकली आप लोगों को तो कंफर्म ही जो एक ग्रुप है मेंस आंसर राइटिंग का वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां पे आपको जितने भी मेन से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर मैं पूछ रहा हूँ, वो जो क्वेश्चंस हैं वो करंट रिलेटेड इश्यूज से ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट का मैं पूछ रहा हूँ, तो करंट रिलेटेड इश्यूज पर वो क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। जैसे आज भी मैंने क्वेश्चन जो है वो शेयर किया है, तो वो क्वेश्चन के जवाब आपको वहां पर, क्योंकि वहां पर आप जवाब दे सकते हो, ठीक है, तो वहीं पर उसके जवाब जो है वो आपको देने हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब वहां पर आप जवाब दे दोगे तो आपको हाथ से भी लिखना है, मतलब वहां पर भी आपको जवाब देना है और हाथ से भी आपको लिखना है, क्योंकि जो हाथ से लिखने की प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी होनी चाहिए। नहीं तो वहां पर भी टाइपिंग करते बैठोगे मेंस में तो मतलब नहीं बनेगा। तो ये जो है इसमें मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं शेयर करूंगा और उसका जवाब जो है वो आपको देना है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम नहीं देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आइडियाज पेज पर आते हैं तो ये वाला भी एडिटोरियल जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं निकलती, ये भी नहीं निकलती है। ये जो है इथियोपिया के बारे में सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे जब इंटरनेशनल रिलेशन जब देखेंगे, उस टाइम पे इथियोपिया की जो पूरी कंडीशन है, अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आज के एडिटोरियल्स है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर एनएसए एजेंडा जो अफगानिस्तान ये देखते हैं। अफगानिस्तान आप सभी को पता है, पूरी स्टोरी जो है वो आप लोगों को पता है। तो मतलब क्या है कि बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा है टेररिज्म का, कि टेररिज्म जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्प्रेड जो है वो ना हो जाए, तो उसके लिए एक डायलॉग जो है वो यहाँ पर रखने की बात हो रही है। इसमें क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है 7 कंट्रीज के वो यहाँ पर मीटिंग जो है वो अटेंड करेंगे। अब कौन कौन से, ईरान से है, रशिया से है, कजाकिस्तान से है, किर्गिस्तान से है, ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके नाम क्या याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया से बात करते हैं तो इंडिया के भी जो एडवाइजर है वो यहाँ पर जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर इस डायलॉग का ओरिजिन मतलब स्टार्ट अगर हम देखते हैं भैया कहाँ से हुआ है, तो हमको देखने को मिलता है आइडिया जो है डायलॉग की पहली बार 2018 में रखी गई थी। 2018 में कब यूएसए ने जब डिसाइड किया कि हम यहाँ पर अफगानिस्तान से हमारे ट्रूप जो है वो हटा देंगे। जैसे ही ये पता चला कि अफगानिस्तान से ट्रूप्स हटने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया था कि तालिबान जो है फिर से अब कब्जा जो है वो जमाने वाला है। तालिबान कब्जा जमाएगा तो अब जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे।
सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाएंगे, तो इसलिए सभी कंट्रीज को साथ में आकर यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, जिससे कि कैसे हम सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर जो हो रहा है, जो टेररिज्म है, उसको हम यहाँ पर कंट्रोल में ला सकते हैं। तो सितंबर में फर्स्ट मीटिंग जो एनएसए की वो यहाँ पर ईरान में होती है। पार्टिसिपेशन अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब देखने को मिलता है। पाकिस्तान ने एक भी मीटिंग जो है वो अटेंड नहीं की, और हाल ही में पाकिस्तानी ये वाली मीटिंग भी अटेंड नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला। अब मैटर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, अदर जो प्रोसेस है अफगानिस्तान की, मतलब यहाँ पर जो है समझ लो कि बाकी जो भी चीजें यहाँ पर अफगानिस्तान में चल रही है उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर जो मेन चीजें हैं अफगानिस्तान की। मतलब क्या है कि डिप्लोमेट्स यहाँ पर ये जो मीटिंग है, जो भी वेरियस मीटिंग्स हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, क्लाइमेट के लिए, उसके लिए, ये जो मीटिंग है स्पेसिफिकली थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देश के साथ कोई वार्तालाप नहीं कर रहे, देश के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, यहाँ पर डिप्लोमेट जो उनके बीच में यहाँ पर नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई फॉरेन मिनिस्टर लीड कर रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो है वही देखे जा रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न जो यहाँ पर पैदा हो रहे हैं अफगानिस्तान में, वही यहाँ पर देखा जा रहा है कैसे हम प्रैक्टिकल कोऑपरेशन के साथ जो भी सिक्योरिटी इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंटेलिजेंस शेयरिंग तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यहाँ पर टेररिज्म को काउंटर करना, कैपेसिटी को बिल्डअप करना, कि भाई यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसमें जो टेररिज्म हो रहा है या फिर तालिबान अगर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है तो हमारी कैपेसिटी को हम कैसे बिल्डअप करें। जिस तरीके से कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं, जो डिजास्टर आता है उसमें डिजास्टर जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जो टेररिज्म है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए, जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो किस तरीके से यहाँ पर इंप्रूव की जाए, उन सभी सिनारियों में यहाँ पर बातचीत होती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है जो टेररिज्म है अफगानिस्तान में और उसकी बॉर्डर के बाहर भी जो हमें जाने को देखने, मतलब बेसिकली इसमें जो बात होगी किस बारे में होगी, सबसे पहला तो टेररिज्म है। टेररिज्म जो अफगानिस्तान के अंदर भी है और अफगानिस्तान के बाहर भी जो बॉर्डर में जो हमें टेररिज्म देखने को मिलेगा उस बारे में। रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म जो हमें पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है। रेडिकलाइजेशन मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति को, अब जैसे पंकज है, पंकज को अगर मैंने यहाँ पर बहुत बोला कि देखो पंकज तुम्हारे साथ बहुत खतरा हो रहा है, जो मराठी लोग हैं उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तुमको उठाव करना पड़ेगा, नहीं तुमको बंदूक हाथ में लेनी पड़ेगी, नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, और यहाँ पर पंकज जो है पुणे में बड़े भरे चौक में बंदूक लेके खड़े हो गए, धड़ 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 सबको मार रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रेडिकलाइजेशन हो गया, है ना। तो ये क्या होता है कि एक तरफ एक कोई कम्युनल इसके लिए या फिर कोई भी पॉलिटिकल इसके लिए तुमको इतना ज्यादा इंक्लाइंड किया जाए, इतना अग्रेसिव बना दिया जाए कि उस चीज के लिए आप कुछ भी करने को रेडी हो जाओ, चलो कानून है उसको तोड़ने को भी तैयार हो जाओ, तो ये होता है रेडिकलाइजेशन। अब इसका अपोजिट क्या होता है, डी रेडिकलाइजेशन। गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है कि जो लोग अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो ऐसे लोग हैं कि पथराव कर रहे हैं हमारे आर्मी पर, तो उनको क्या, वो रेडिकलाइज हो गए हैं, उनको डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है, तो वो वहां पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होगा लोगों का, जिसमें ऑर्डिनरी अफगान्स रहेंगे, तालिबान फाइटर्स रहेंगे, जो जिसकी वजह से क्या होगा और ज्यादा टेररिज्म जो है वो पनपेगा, तो इसको भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। जो ड्रग प्रोडक्शन है, ट्रैफिकिंग है, जो ओपीएम है, जो अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, इलीगल ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे अभी अदानी पोर्ट पर भी काफी सारा मिला था, अफगानिस्तान से आया था ऐसा बोला जा रहा है, तो ड्रग प्रोडक्शन जो उसकी ट्रैफिकिंग जो उसका, उसके बारे में यहाँ पर बात होगी। वास्ट अमाउंट ऑफ वेपन्स इक्विपमेंट जो यहाँ पर यूएसए ने पीछे छोड़े हैं, तो वो यहाँ पर किस तरीके से यूज होंगे, किस तरीके से उसका काम होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें जो है आपको तालिबान, अब ये तो ठीक है एक मीटिंग के बारे में हो रही है, लेकिन जो चैलेंजेस अफगानिस्तान इंडिया फेस करेगा, ये सारे चैलेंजेस फेस करने वाला है। अभी क्या एक मीटिंग से सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे, ये सदियों तक चलने वाले हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, इसको बोलते हैं कि भाई जो आप एक ढांचा बना लिए, मतलब तालिबान के साथ हमारे क्या क्या यहाँ पर जो भी रिलेशन रहेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में अफगानिस्तान के साथ जो भी चैलेंजेस पूछे गए, ये सारे चैलेंजेस जो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो बिंदास तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर तालिबान जो उसको इन्वाइट नहीं किया गया, अब क्या है कि क्यों नहीं इन्वाइट किया गया, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया जो है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के डील करने को रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सेफ हेवन है टेरर के लिए अफगानिस्तान के सॉइल पर, वो यहाँ पर इंडिया नहीं चाहता है। और अफगानिस्तान देखा जाए तो इंडिया ने अफगानिस्तान को अभी तक, मतलब तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और इंक्लूडिंग बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि वो अभी शासन कर रहे हैं या फिर वो वहां पर रूल कर रहे हैं, तो ये चीज आ रही है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, जो माइनॉरिटीज है, विमेन है, चिल्ड्रन है, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंट्रोल रहना चाहिए अफगानिस्तान लोगों के द्वारा, यहाँ पर जो तालिबान है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, जो एक डेमोक्रेसी है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये अफगानिस्तान के बारे में देखने को मिलता है।
अभी देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म किया 1999 में, और यहाँ पर एनएससी जो है वो एक्ट करता है अपेक्स बॉडी जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। इसमें हमें 3 टायर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स में फाइनेंस इसके मेंबर्स है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो एज सेक्रेटरी एक्ट करता है। तो ये चीजें यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो अभी मुझे बताओ इसमें से आपको कोई डाउट है? चलो अभी नेक्स्ट इस पे जाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर कि श्रीनगर जो है उसको यूनेस्को क्रिएटिव टैग कैसे मिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से इतने देखने को नहीं मिलते, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि श्रीनगर को मंडे को 49 सिटी बनता है वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, जिसने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ये जो है उसको हासिल किया है। अब यहाँ पर यूसीसीएन ये एक्सक्लूसिव क्लब है 295 सिटीज का फ्रॉम अक्रॉस 90 कंट्रीज, जिसने कल्चर और क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट किया है। मतलब बोलिए क्राफ्ट्स एंड फोक बोलिए, आर्ट बोलिए, डिजाइन बोलिए, फिल्म बोलिए, गैस्ट्रोनॉमी, अब फिल्म में मुंबई को मिला हुआ है, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को मिला हुआ है, लिटरेचर बोलिए, मीडिया आर्ट्स बोलिए, म्यूजिक बोलिए, जिससे कि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट जो है उसमें एडवांसमेंट हम ला सकते हैं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो टैग है वो दिया जाए, जैसे जीआई टैग होता है उसी तरीके से ये भी कल्चर से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड टैग जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब इसमें और एक ग्रुप आ रहा है, वो है इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूएनएससीओ, ठीक है। ये रिकमेंड किया श्रीनगर और ग्वालियर को कि इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सिर्फ श्रीनगर जो है उसको इंक्लूड किया गया, ग्वालियर को अभी इंक्लूड नहीं किया गया है। क्या ये पहली सिटी बनती है इंडिया की जिसको टैग दिया गया है, जिसको इंक्लूड किया गया है? नहीं। 5 इंडियन सिटीज ऑलरेडी इस लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। मुंबई जो फिल्म के लिए है, हैदराबाद जो गैस्ट्रोनॉमी के लिए, चेन्नई म्यूजिक के लिए है, वाराणसी म्यूजिक के लिए है, जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए इंक्लूडेड ऑलरेडी किया गया है। अभी यहाँ पर इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूएनएससीओ ये जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। इनिशियली सेटअप किया गया था 1949 में। गवर्नमेंटल बॉडी है जो फंक्शन करती है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन में। परमानेंट कमीशन है एस्टैब्लिश किया गया 1951 में। ऑब्जेक्टिव है कमीशन का कि गवर्नमेंट को जो यूएनएससीओ है उसके रिलेटेड मैटर्स में यहाँ पर क्या करे, एडवाइस जो है वो यहाँ पर करे, ठीक है, एडवाइस करती है। कंपोजिशन अगर हम देखें तो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रेसिडेंट होते हैं कमीशन के, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ कमीशन, ये सब इसकी कंपोजिशन है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस अगर आप देखें तो वही सारे फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है यूएनएससीओ लोगों के बीच में, इंडिया के बीच में यहाँ पर डेवलप की जाए। यहाँ पर एक एजेंसी है जो यहाँ पर एक ब्रिज का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी यहाँ पर कंसर्न इंस्टीट्यूट है उनके बीच में, जो एजुकेशन, साइंस, कल्चर इसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनकी सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जो भी यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर राइज होते हैं कॉम्पिटेंस के बारे में वो यहाँ पर देखा जाए। और फिर उसके बाद आता है कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पर किया जाए। नेशनल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक, मतलब जो भी आसपास रीजनल यहाँ पर ऑफिसेस है, रीजनल यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, रीजनल यहाँ पर ग्रुप्स है, उनके साथ कोऑपरेशन में यहाँ पर काम करे। तो ये सारे इसके फंक्शंस है। अब टैग के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीनगर जो है उसने 2018 में अप्लाई किया था, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई थी। देन यूसीसीएन टैग जो है ये ग्लोबल रिकॉग्निशन तो देता ही है कि भाई ग्लोबली इसको जाना जाएगा श्रीनगर को, उसी के साथ साथ इंटरनेशनल फंडिंग भी यहाँ पर मिलेगी। जो टाइप है क्राफ्ट यूनिवर्सिटी के साथ वो भी यहाँ पर हो जाएंगे। जो क्राफ्ट है एज अ प्रोडक्ट उसको पिच किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा ग्लोबल मार्केट में। जो यहाँ पर क्राफ्ट है श्रीनगर का वो भी यहाँ पर ऊपर आ सकता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसको टैग मिलने के। जैसे होता है ना कि समझ लो कोई एक इंसान है, वो अगर आर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन समझ लो कि अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसको कोई अवार्ड मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी जो कीमत है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वही चीज जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट जो श्रीनगर के, तो ये भी इसमें से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं प्रीलिम्स के लिए कि एंटायर सेंट्रल कश्मीर जो है वेरिड क्राफ्ट ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। यूसीसीएन अलाउ करता है इंडिविजुअल सिटीज को कि नॉमिनेशन जो है वो फाइल करे कि भाई इंडिविजुअल सिटी श्रीनगर है, कौन कौन से सिटीज है। तो श्रीनगर हो गया, गांडरबाल हो गया, जो बुडगाम है वो हो गया, मेन डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के, जिन्होंने यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उसको बनाने में अपनी जिंदगी जो है बिता दी। उसमें टेक्सटाइल्स बोलिए, कारपेट्स बोलिए, क्रेवल्स बोलिए,
सिल्वरवेयर बोलिए, वुड वर्क बोलिए, पेपर जो मतलब जो पेपर पल्प होता है, पेपर पल्प से बनी हुई जो चीजें होती है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं टूरिज्म के बाद हैंडीक्राफ्ट जो है मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। बहुत सारे अगर हम आर्टिसंस देखते हैं कश्मीर के, तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स है सीधे के सीधे स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आ सकते हैं प्रीलिम्स में। ऑलरेडी ह्यूज डिमांड है कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की, अब्रॉड में भी, अगर हम बाहर के देशों में भी देखते हैं। और जो मैंने पेपर से बनी हुई चीजों के बारे में आपको बताया था, ये कश्मीर में लाई गई सेंट मीर सैयद अली जो हमदानी है पर्शिया से 14th सेंचुरी में, तो ये भी एक पॉइंट काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कलरफुल यूटिलिटी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट जो है पेपर पल्प से, इसमें बाउल्स बोलिए, कप्स बोलिए, बॉक्सेस बोलिए, ट्रेस बोलिए, सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है। वुड वुड की अगर हम बात करते हैं तो वॉलनट ट्री से आता है, जो टेबल, ज्वेलरी बॉक्सेस, ट्रेस ये सब बनाने में काम आता है। देन डाउनटाउन श्रीनगर जो है शॉप्स, यहाँ पर क्राफ्ट्समैन चिजलिंग, पॉलिशिंग वुड ये सब देखने को मिलते हैं। बेस्ट क्वालिटी शॉल जो है, वुल जो है, ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं, है ना। तो ये वुल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो वाइल्ड एशियन माउंटेन गोट से पाया जाता है, तो ये कहाँ से पाया जाता है, किससे पाया जाता है, ऐसे भी स्टेटमेंट जो है आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी यहाँ पर है यूसीसीएन, ये क्रिएट किया गया 2004 में, एंड नेटवर्क है जो 7 क्रिएटिव फील्ड को कवर करता है। तो ये सारे 7 क्रिएटिव फील्ड है जिसमें कवर जो है वो हमें देखने को मिलता है। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ये एम करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव कर सके इनोवेटिव थिंकिंग और एक्शन से। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो सीधा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये जो चीज है, जो भी इंटरनेशनल बॉडीज होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अभी आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क है यूनेस्को जो है इसके रिगार्डिंग आपको जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना है और यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में जाकर आपको लिखना है। तो स्पेसिफिकली आपकी तो कमेंट्स में वहां पर देखूंगा ही, तो आधे घंटे जैसे हमारा ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर वो यूनेस्को के बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन। अब इंडिया का ग्रीन ट्रांजिशन मतलब क्या है ये आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले तो मेंस क्वेश्चन जो है वो आपको देखना है, और मेंस क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया वो चीजें फॉलो करनी है और आपको लिखना है। जैसे जो ग्रुप है टेलीग्राम पर वो जो बनाया हुआ है उसमें जाकर आपको इसका जवाब लिखना है और फिर हैंड रिटन भी आपको जवाब लिखना है। इंडिया जो उसने डिसाइड किया है कि नेट जीरो टारगेट जो है 2070 तक अचीव करे, ये अभी हाल ही में इंडिया ने किया है ना। और इसके वजह से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस निकलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज डिसाइडेड टू अचीव इट्स नेट जीरो टारगेट बाय 2070। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। ठीक है, इससे रिलेटेड अब जो चैलेंजेस आएंगे, जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब न्यूज क्या है, न्यूज हमें देखने को मिलती है COP26 को, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ग्लासगो में, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोल्ड कमिटमेंट्स किए। उन्होंने बोला कि नेट जीरो मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई जितना हम इमिशन कर रहे हैं, जो हमारी अर्थ जितना ले सकती है उतना ही हम इमिट करें, उसको बोलते हैं नेट जीरो। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप 2 बियर पी सकते हो तो आपकी 2 बियर पीने के ज्यादा पी लेते हो तो आपका शरीर जो है वो डोलने लगता है, लेकिन 2 बियर पी रहे हो तो आपका शरीर जो है वो सीधा का सीधा खड़ा है, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब क्या है, आपने कितनी 2 बियर ही अगर पिया, उससे कम पिए, तो मतलब नेट जीरो बियर आपने पिए, है ना, कि आपकी बॉडी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तो उसी तरीके से उतना ही आप इमिट कर रहे हो जितना हमारी अर्थ सस्टेन कर सकती है, तो वो हो गया नेट जीरो इमिशन कार्बन का। लेकिन उससे ज्यादा आप करोगे तो अर्थ डोलने लग जाएगी, अर्थ में क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, अर्थ जो है वो खराब होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेंजिबल कमिटमेंट्स यहाँ पर किए। एक तो है 1 बिलियन टन रिडक्शन जो है कार्बन इमिशन में होना चाहिए 2030 तक। जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना है, और 50% रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल से आएगी, ये भी यहाँ पर कमिटमेंट जो है वो किए गए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है नेट जीरो का, क्योंकि देखिए इंडिया की टोपोग्राफी 7000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिमालयन ग्लेशियर नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है, रिच फॉरेस्ट है, कोल है, आयरन ओर है। तो क्या होता है, ये जो कंट्री काफी वल्नरेबल हो जाती है क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर क्लाइमेट चेंज हो तो इंडिया में बहुत जल्दी फर्क दिखाई देगा, और फर्क दिखता भी है। अभी भी आप देखोगे तो कई कई जगहों पर ड्रॉट आता है। मतलब मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र का हम मैप थोड़ा बहुत देखते हैं तो रफली अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरफ जो है वो पुणे अगर देखने को मिलता है, और इस तरफ मराठवाड़ा देखने को, मतलब दोनों आसपास लगकर है। एक मतलब पिछले साल ऐसा हुआ था कि ये वाले एरिया में कंप्लीट बाढ़ आई थी, फ्लड आया था, और ये वाला एरिया जो है पूरा ड्रॉट था, मतलब सुखाड़ पड़ा हुआ था, पूरा सूखा हुआ था, वहां पर कुछ उपज नहीं हो रही थी।
तो इतना यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तरफ जो है पूरा फ्लड आ रहा है और एक तरफ पूरा ड्रॉट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बुरा इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया काफी वल्नरेबल है। कंट्री ने ऑलरेडी सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए ग्रीनर फ्यूचर के लिए, बहुत सारे लिए हुए हैं। अब यहाँ पर नेट जीरो अप्रोच जो है उसमें यहाँ पर पावर मिक्स बोले, इंडस्ट्रियल प्रोसेस बोले, काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर हम ये चीजें अब अचीव कर सकते हैं। मतलब हमें बेसिकली हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर स्ट्रेटेजी, ये सब भी चीजें यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। तो इसमें बेनिफिट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो बेनिफिट्स में हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर इंडिया जो है उसके इंटेंशन यहाँ पर सीधे तरीके से पूरे दुनिया के सामने आएंगे कि अगर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि नहीं नेट जीरो हमें करना है, तो इंटेंशन कि नहीं यार इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो नेट जीरो इमिशन है उसको अचीव करें और क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पर हम जूझ रहे हैं उससे यहाँ पर हम खुद को प्रोटेक्ट करें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक अच्छी इमेज आती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिलायबल सोर्स करके एक सामने देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, फंडिंग, मार्केट, ये सब में फायदा होता है कि लोग सीधी फंडिंग करेंगे इंडिया को, बोलेंगे नहीं नहीं यार ये तो बहुत जबरदस्त है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। मतलब क्या है बेसिकली कि समझ लो अगर अनिल है, अनिल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको सब लोग जो है वो बोलेंगे नहीं नहीं यार हम तुमको किताब देते हैं, तुम पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ये किताब लो, वो किताब लो, जो लेना है लो। जैसे धोनी पिक्चर अगर आपने देखी है तो उसका दोस्त जो, उसको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उसके लिए वो बैट लेके आता है, उसके लिए वो पूरी किट लेके आता है क्रिकेट खेलने की, धोनी को हेल्प करता है कि नहीं यार इसमें टैलेंट है, ये आगे जाएगा। तो मतलब क्या है कि इंडिया में अगर ये दिखता है कि नहीं ये बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से नेट जीरो इमिशन अचीव कर सकता है, इसको हम फंडिंग देंगे, इसको हम मार्केट देंगे, इसको टेक्नोलॉजी देंगे, तुम लो लेकिन अचीव करो। अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स है, वो अभी बनी नहीं है ना? तो इसलिए हमें क्या फायदा है कि अभी जो बनने वाली है आगे हम उसको उस तरीके से बना सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है, इमिशन जो है वो रिड्यूस कर सके। तो ये यहाँ पर फायदा हो सकता है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है अगर ग्रीन स्टैंप उसको लग जाता है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन स्टैंप लग गया है कि भाई ये इमिशन नहीं करेगा, तो मतलब हम बेटर मार्केट एक्सेस जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, मार्केट एक्सेस हमको अच्छा मिल सकता है, कंट्रीज को यहाँ पर फायदा हो सकता है। एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल कंपटीशन लेकर आता है, और यहाँ से जब हम ग्रीन इमिशन की तरफ जाएंगे, नेट जीरो की तरफ जाएंगे, तो हमें एक अलग एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है ज्यादा इफिशिएंट हो जाएगी और एफडीआई इनफ्लो जो है वो भी काफी ज्यादा आएगा, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर हमें और ज्यादा देखने को मिलेगी। 2 to 2.5 मिलियन एडिशनल जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, अगर नेट जीरो इमिशन हम अचीव करते हैं तो इतने, क्योंकि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी देखते हैं तो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो इसलिए क्या होगा वहां पर बहुत ज्यादा जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर चैलेंजेस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस में अगर हम देखें तो जो फाइनेंस है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, उसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको स्मार्ट मीटरिंग लाना जरूरी है, ये सारी जो चीजें हैं वो उनको बढ़ानी पड़ेगी, मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा, जिससे कि मल्टीपल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है, फेडरलिज्म बोलिए, अलग अलग स्टेट्स है ना, वेरियस स्टेट्स वेरियस कैपेसिटी के थ्रू काम करेंगे, तो फेडरलिज्म बोलिए, फिस्कल कंस्ट्रेंट, जो पैसों की दिक्कत आती है स्टेट्स को, वो यहाँ पर, ब्यूरोक्रेसी, भाई तुम लोग भी ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, है ना, तुम लोग अड़थड़ा के क्रिएट करने लग रहे हो, तो क्या कोई स्टेट आया बोले कि तुम्हारे साइन चाहिए, हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तुम बोलोगे हाँ रिन्यूएबल एनर्जी के बाद तो तुम बहुत पैसे कमाओगे, तो हमको भी थोड़ा दे दो। ऐसा अगर करोगे, तुमने साइन ही नहीं की, तो फिर रुक जाएगा काम, है ना। तो ये चीजें जो है ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर अड़थड़ा क्रिएट करती है। देन उसके बाद एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा लगेगी कि भाई खर्चा भी ज्यादा लगेगा। अभी समझ लो कि आपका घर जो है, आपने जो घर बनाया हुआ है, फिर आप जो घर में रह रहे हो, वो अगर अर्थक्वेक प्रोन नहीं है, मतलब अर्थक्वेक सस्टेन नहीं कर सकता है, और आपको अर्थक्वेक सस्टेन्ड अगर घर बनाना है तो आपको उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो हमारी अभी फैक्ट्रीज कंपनीज बनी हुई है, वो अगर ज्यादा इमिशन कर रही है तो उसके लिए क्या है कि हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे गाड़ियां BS6 नॉर्म में लेके आए तो महंगी हो गई, तो क्या होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लगता है। देन इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर वॉलेटाइल हो सकता है जब तक हम रिन्यूएबल का फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर लेते हैं। फुल पोटेंशियल अचीव कर लेंगे तो अपने आप यहाँ पर चीजें जो है कम हो जाएगी, लेकिन तब तक महंगाई जो है बढ़ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो लोग खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उतना ही खर्च जो महंगाई है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो ये सब चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें तो इंप्रूव्ड लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी अगर हम नेट जीरो इमिशन अचीव करते हैं। इंडिया जो है वो राइट ट्रैक पर है, लेकिन अभी भी काफी जो एफर्ट्स है इंडिया को लेने पड़ेंगे, जिससे कि हम जो ऑब्स्टेकल्स है, जो चैलेंजेस जो हमने अभी देखे हैं, उसको हम रिड्यूस कर सके। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो अभी मुझे आप बताइए कोई डाउट है क्या, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस है आज के न्यूज़पेपर का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।